हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस और एसपीयू बीएड एंट्रांस दोनों में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन डिराइव होता है तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ की अगर पीडीएफ चाहते हो, जितनी भी कमीशन और कमेटियाँ हैं एजुकेशन से रिलेटेड, अगर आप उनको परचेज़ करना चाहते हो तो आप 9816270168 नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। मात्र आपने 50 रुपये जो हैं वो इसके पेड करने हैं। पेमेंट जो है 50 रुपये करनी है और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इसी नंबर पर सेंड करना है और आपको 2 प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एक पीडीएफ में आपको सभी कमीशन और कमेटियाँ विधेयक देखने को मिलेंगी। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद आज तक जितनी भी कमीशन और कमेटियाँ हैं वो देखने को मिलेंगी। जबकि दूसरी पीडीएफ में आपको जो इंपॉर्टेंट कमीशन और कमेटियाँ हैं जो प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में पूछी गई थी वो आपको डिटेल में हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेंगी। तो बस आपने परचेज़ करना है तो आपने इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है और अब मात्र 50 रुपये पेड करने हैं और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने सेंड कर देना है। ये आपको 2 प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी जो कि आपको एचपीयू और एसपीयू दोनों में आपको कमीशन और कमेटियाँ जो होंगी वो इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया कि द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा। तो लोकसभा चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु है वे कितनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा जैसा कि आपको पता है, अभी जो आज चुनाव जो हो रहे हैं हमारे भारत देश में, आज जो है वो अंतिम चरण का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। और आपने ये याद रखना है जो लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं, कितने भी लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं, हमने सुबह की वीडियो में भी डिस्कस किया था, करंट अफेयर की वीडियो में। तो ये 18वीं लोकसभा के लिए, कितनी भी 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं, ये आपने याद रखना है। तो लोकसभा चुनाव करने के लिए न्यूनतम आयु जो है, चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु है वे कितनी होती है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 साल जो है, 25 वर्ष जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वे आपकी 25 वर्ष है। अब बात कर लेते हैं लोकसभा के बारे में। तो आपको पता है जो भारतीय संसद है, भारतीय संसद जो है वो 3 को मिलाकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इन तीनों को मिलाकर भारतीय संसद बनती है। और लोकसभा जो है वो भारतीय संसद का निम्न और लोकप्रिय सदन है, ये आपने याद रखना है। ये लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट निम्न सदन है ये संसद का, और इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वे 552 हो सकती है। वर्तमान में इसकी जो सदस्य संख्या है वो 543 है, ये आपने याद रखना है। और संविधान के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की जो संख्या में जो है वो वर्ष 2026 तक कोई भी परिवर्तन जो है वो नहीं किया जाएगा। ये संशोधन हुआ था 2001 में, 84वां संविधान संशोधन हुआ था। और 61वें 61 जो अमेंडेंट हुआ था, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा जो मत देने की आयु थी, वोट देने की जो आयु थी, वे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो थी वो कर दी गई थी, आपने याद रखना है। तो लोकसभा चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वे 25 वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वे 5 वर्ष का होता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिख सैनिक जत्था खालसा किसके द्वारा आरंभ किया गया था? द सिख मिलिट्री सेक्ट खालसा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो सिख सैनिक जत्था जो था वह खालसा पंथ की जो स्थापना थी वे किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, गुरु गोविंद सिंह जी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। खालसा पंथ की जो स्थापना थी वे किसने की थी? वे गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। और ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, ये भी आपने याद रखना है। तो सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए थे? सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे। सिख धर्म की जो स्थापना थी वे किसने की थी? वे गुरु नानक देव जी ने की थी, जो कि पहले गुरु थे। और सिखों के जो अंतिम गुरु थे वे
सिखों के जो अंतिम गुरु थे वे कौन थे? वे गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और आपने एक बात और याद रखनी है, जो सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जो थे, उनकी जो हत्या थी वे औरंगजेब ने करवा दी थी। ये आपने याद रखना है। सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनकी जो हत्या थी वो औरंगजेब ने कर दी थी। क्यों की थी? क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल करने से जो था, इस्लाम धर्म कबूल करने से जो था वो मना कर दिया था, जिस कारण उनकी हत्या कर दी गई थी औरंगजेब द्वारा। तो उसी के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु तेग बहादुर की मौत का बदला लेने के लिए जो मुग़लों से लड़ाई के लिए जो थी वो खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये आपने याद रखना है। गुरु तेग बहादुर जो थे वो गुरु गोविंद सिंह जी के पिता थे, ये भी आपने याद रखना है। तो गुरु तेग बहादुर की जो हत्या थी ये औरंगजेब ने कर दी थी। क्यों की थी? क्योंकि इस्लाम कबूल करने से उन्होंने मना कर दिया था, जिस कारण उनकी हत्या कर दी गई थी। और औरंगजेब जो था उसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मिल्खा सिंह इज़ आल्सो नोन एज़, तो मिल्खा सिंह को और किस नाम से दूसरे नाम से जाना जाता है? तो ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और मिल्खा सिंह जो थे वो एथलेटिक्स से संबंधित थे, ये भी आपने याद रखना है। और एक क्वेश्चन आपने नाम में कन्फ्यूज़न नहीं होना है। जो एक नाम है जीब मिल्खा सिंह, ये आपने याद रखना है। मिल्खा सिंह और जीब मिल्खा सिंह जो हैं वो अलग अलग हैं। मिल्खा सिंह जो थे वो एथलेटिक्स से संबंधित थे। जीब मिल्खा सिंह की बात करते हैं, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जीब मिल्खा सिंह का जो संबंध है वे किस खेल से है? तो जीब मिल्खा सिंह का जो संबंध है वे आपका गोल्फ से है, ये आपने नोट कर लेना है। तो मिल्खा सिंह जो थे वो एथलेटिक्स से संबंधित थे, फ्लाइंग सिख के नाम से उन्हें जाना जाता था। जीब मिल्खा सिंह का जो संबंध है वे गोल्फ से है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सरस्वती सम्मान इज़ गिवन एनुअली फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू, तो वार्षिक रूप से सबसे अधिक योगदान के लिए जो सरस्वती सम्मान है वे दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है वो साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए जो है वो दिया जाता है सरस्वती सम्मान जो है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सरस्वती वार्षिक रूप से सबसे अधिक योगदान के लिए जो सरस्वती सम्मान है वे दिया जाता है साहित्य हेतु। और आपने एक बात और याद रखनी है, जो सरस्वती सम्मान की जो शुरुआत थी वे कब हुई थी? वे 1991 में सरस्वती सम्मान की जो थी वो स्थापना हुई थी। इसी वर्ष से जो थे वो सरस्वती सम्मान जो था वो दिया जाने लगा था वार्षिक रूप से। किसके लिए? लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए। और भी कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, जैसे आपने याद रखना है। जैसे जो भारत के अवार्ड हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड है वो भी लिटरेचर में दिया जाता है। साहित्य में 1965 से दिया जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड। उसी तरह व्यास सम्मान जो है वो भी लिटरेचर में दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है, 1985 से दिया जा रहा है। भटनागर अवार्ड जो है वो साइंस के लिए दिया जाता है। धन्वंतरी अवार्ड जो है वो मेडिकल साइंस के लिए दिया जाता है। बोरलोग अवार्ड जो है वो एग्रीकल्चर के लिए दिया जाता है। डॉक्टर वी.सी. रॉय अवार्ड जो है वो मेडिकल के लिए दिया जाता है। ये तो अवार्ड हम जो इंडिया के जो अवार्ड थे वो हम डिस्कस कर रहे थे। उसी तरह आपने याद रखना है, जैसे नोबेल प्राइज़ जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये कितनी फील्ड में देते हैं? 6 फील्ड में देते हैं। पीस में दिए जाते हैं, शांति में, लिटरेचर साहित्य में, मेडिसिन में दिया जाता है, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में जो है ये 1901 से दिया जा रहा है। और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में भी दिया जा रहा है 1969 से 1969 से। और पुलित्ज़र प्राइज़ है, ये वर्ड की बात कर रहे हैं हम, जर्नलिज्म पत्रकारिता में दिया जाता है, 1917 से दिया जा रहा है। एकेडमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड आपने सुना होगा, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, वर्ष 1929 से दिया जा रहा है। कलिंगा अवार्ड जो है वो साइंस में दिया जाता है, जो कि 1952 से दिया जा रहा है, ये भी आपने याद रखना है। मैन बुकर प्राइज़ जो है लिटरेचर में दिया जा रहा है, 1969 से दिया जा रहा है। ग्रैमी अवार्ड जो है वो म्यूज़िक में दिया जा रहा है 1958 में, ये भी आपने याद रखना है। रमन मैग्सेसे अवार्ड की बात कर लेते हैं। रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो 1957 से दिया जा रहा है। और रमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज़ जो है वो भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। तो एशिया का जो नोबेल प्राइज़ है वे किसे कहा जाता है? वे रमन मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है। और भारत रत्न भारत का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये भी आपने याद रखना है। 1954 से जो है वो ये दिया जा रहा है। तो सरस्वती सम्मान की बात की हमने। सरस्वती सम्मान जो है वो लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, 1991 से 1991 से दिया जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अर्जुन अवार्ड वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर। तो अर्जुन अवार्ड जो थे वो किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अर्जुन अवार्ड जो था वो आपको पता है ये 1961 से, कब से? 1961 से 1961 से जो है वो अर्जुन अवार्ड दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अर्जुन अवार्ड जो है वो किस फील्ड में देते हैं ये भी आपने याद रखना है। तो खेल में, स्पोर्ट्स की फील्ड में जो है वो अर्जुन अवार्ड जो है वो दिया जाता है स्पोर्ट्स में, ये आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द नेशनल एंथम वाज फर्स्ट संग इन विच ईयर। तो राष्ट्रीय गान जो था वो पहली बार कब गाया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय गान जो था आपको पता है, राष्ट्रीय गान के जो रचयिता है, राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। 1913 में इन्हें लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए, गीतांजलि के लिए जो था वो नोबेल प्राइज़ मिला था, ये भी आपने याद रखना है। गुरुदेव के नाम से इन्हें जाना जाता था। और रमन मैग्सेसे अवार्ड, मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले, सॉरी, रमन मैग्सेसे अवार्ड नहीं, ये नोबेल प्राइज़, ये आपने याद रखना है। नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाले पहले भारतीय और पहले एशिया के ये व्यक्ति थे, ये आपने याद रखना है। तो नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाले पहले और एशिया के पहले भारतीय जो थे वो फर्स्ट इंडियन और फर्स्ट एशियन जो थे वो नोबेल प्राइज़ जिन्हें प्राप्त हुआ था, जिन्हें मिला था, वे रविंद्रनाथ टैगोर जी ही थे। और उन्होंने राष्ट्रीय गान जो था वो हमारा जनगण मन अधिनायक जो था वो इन्होंने ही लिखा है। और पहली बार कब गाया गया था? ये पहली बार जो था वो 1911 में गाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपसे क्वेश्चन में एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत देश के साथ और किस देश का जो है वो राष्ट्रीय गान लिखा है? तो ये आपने याद रखना है। ये बांग्लादेश देश का, बांग्लादेश कंट्री का जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान है, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है, ये भी आपने याद रखना है। राष्ट्रीय गान जो था वो पहली बार कब गाया गया था? ये वर्ष 1911 में गाया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। मधुबनी चित्रकारी जो है वो भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? मधुबनी ए स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। तो मधुबनी चित्रकारी जो है, मधुबनी पेंटिंग जो है भारत के किस राज्य में काफ़ी प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मधुबनी पेंटिंग जो है वो आपकी बिहार की काफ़ी प्रसिद्ध, बिहार राज्य में काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी इज लोकेटेड है। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वे किस स्थान पर स्थित है? तो शेरशाह सूरी का जो टॉम्ब है वे आपको पता है ये सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सासाराम जो है वो आपका बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह ये जो था वो शूर वंश का था, अफ़गान 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 था ये। शेरशाह सूरी जो था इसी ने ही जीटी रोड जो है, ग्रांड ट्रंक रोड जो है वो शेरशाह सूरी ने ही बनाया है, ये भी आपने याद रखना है। एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो शेरशाह सूरी ने का जो टॉम्ब था वे सासाराम बिहार में है प्रेजेंट में भी। और इसका जो असली नाम था वे फरीद था शेरशाह सूरी का, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बाकियों के भी टॉम्ब डिस्कस कर लेते हैं। ये तो सूर्यवंश का था। मुग़ल वंश की बात कर लेते हैं। तो बाबर जो था, बाबर का जो टॉम्ब था, बाबर का जो मकबरा था जहाँ पे वो दफनाया गया था, वे पहले आगरा में दफनाया गया था। सॉरी, पहले जो था वो आगरा में दफनाया गया था और उससे वहाँ उसका जो टॉम्ब था, आगरा से जो मकबरा था उसका, वो अकबर जो था वो काबुल ले गया था। तो बाबर का जो मकबरा है, वे टॉम्ब है, वे अभी काबुल में स्थित है, अफ़गानिस्तान में, ये आपने याद रखना है। टॉम्ब ऑफ बाबर जो है वो काबुल में है। बात करते हैं हुमायूँ के बारे में। हुमायूँ का जो मकबरा है वे दिल्ली में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह अकबर की बात करते हैं। अकबर का जो मकबरा है वे सिकंदराबाद में है, यूपी में है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर का जो मकबरा है वे लाहौर में है, पाकिस्तान में है। उसके बाद बात करते हैं शाहजहाँ की बात। शाहजहाँ का जो मकबरा है वे आगरा में है, ताजमहल है, आपको पता होगा, वहाँ पे ही उसका मकबरा है। और ताजमहल का जो आर्किटेक्ट था वे कौन था? वे उस्ताद ईशा खान था, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद शाहजहाँ के बाद बात करते हैं औरंगज़ेब के बारे में। तो औरंगज़ेब का जो मकबरा है वे दौलताबाद, खुलदाबाद में है, महाराष्ट्र में, ये आपने याद रखना है। और बीबी का जो मकबरा है, बीबी का जो मकबरा है वे औरंगज़ेब की पत्नी का मकबरा है, जो कि औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है।
तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है, वे शेरशाह सूरी का जो टॉम्ब है, वे आपका सासाराम में स्थित है, जो कि बिहार स्टेट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टेट इन इंडिया विद द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इज। तो भारत में सबसे अधिक तटीय रेखा वाला जो राज्य है वे कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तटीय रेखा मतलब कोस्ट लाइन का मतलब होता है कि भारत के किस राज्य की जो समुद्री सीमा है, समुद्री सीमा जो है वो सबसे ज़्यादा लंबी है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुजरात जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत का जो गुजरात स्टेट है उसकी जो कोस्ट लाइन है वे सबसे लंबी है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और गुजरात स्टेट जो है इसकी जो कोस्ट लाइन की जो लंबाई है वे कितनी है? वे 1600 किलोमीटर है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर द रेल म्यूजियम ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड। तो भारत का जो रेल संग्रहालय है वे कहाँ पर स्थित है? तो रेल संग्रहालय जो है, रेल म्यूजियम जो है वो दिल्ली, नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रेल म्यूजियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस सिचुएटेड इन। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है वो डैश में स्थित है। तो ये एक रेलवे स्टेशन है, ये आपने याद रखना है। तो छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनस है वे आपका मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इसकी जो स्थापना थी वो कब हुई थी? वो 1887 में हुई थी। ये आपने नोट कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है वो आपका मुंबई में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि बिहू इज़ द फेमस डांस फ्रॉम। तो बिहू एक प्रसिद्ध नृत्य है, किस स्टेट का है? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो असम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बिहू जो है वो असम का काफ़ी प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह आपने याद रखना है, जैसे घूमर जो है, घूमर जो नृत्य है वे किस स्टेट से संबंधित है? वे राजस्थान से है। गरबा जो है वो, गरबा हो गया, डांडिया हो गया, ये गुजरात स्टेट से संबंधित है। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं उसी तरह असम की और कौन कौन से हैं, जैसे बिहू हो गया, नट पूजा हो गया, महारस हो गया, और नागा डांस हो गया, खेल गोपाल हो गया। ये जो है वो असम से संबंधित है। ये भी अपने याद रखना है। बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो क्लासिकल डांस जो है कुचिपुड़ी जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश का ये कुचिपुड़ी जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। उसी तरह बात कर लेते हैं हम झारखंड की। तो छाहू जो है वे झारखंड का काफ़ी प्रसिद्ध लोक नृत्य है। महाराष्ट्र का लावणी हो गया, और गुजरात का गरबा, डांडिया। पंजाब की बात करते हैं, भांगड़ा हो गया, गिद्दा हो गया। ये जो है वो पंजाब के काफ़ी प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह कथकली जो है वो क्लासिकल डांस है केरल का। ये भी आपने याद रखना है। मोहिनीअट्टम भी केरल का है। ये भी आपने नोट कर लेना है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो गढ़वाली जो लोक नृत्य है वे उत्तराखंड स्टेट से संबंधित है। ये भी आपने याद रखना है। तो बिहू जो है वो किसका प्रसिद्ध नृत्य है? ये आसाम का प्रसिद्ध नृत्य है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कबाब एंड बिरयानीज आर क्यूजाइंस ऑफ विच इंडियन किचन। तो कबाब और बिरयानी किस भारतीय रसोई के व्यंजन हैं? तो कबाब और बिरयानी जो है वो भारत अवधी जो कि भारतीय रसोई है उसके काफ़ी प्रसिद्ध व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कबाब और बिरयानी जो है वे अवधी अवधी भारतीय रसोई के व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो को इस अगले प्रश्न में चलते हैं। इंडिया फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट म्यूजियम इन विच सिटी। तो भारत का पहला और सबसे पुराना संग्रहालय जो है वो किस शहर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोलकाता जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंडिया फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट म्यूजियम इन विच सिटी। तो ये कोलकाता में है। इसकी जो स्थापना थी वे कब हुई थी? वे 1814 में हुई थी। ये भी आपने नोट कर लेना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कुंचिकल जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो स्थित है। तो कुंचिकल फॉल्स जो है, जलप्रपात जो है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये किस स्टेट में है? ये कर्नाटक स्टेट में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो आपका कुंचिकल जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। गंगौर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो गंगौर महोत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो गंगौर उत्सव जो है वे आपका राजस्थान स्टेट में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर
ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। बराक वैली इन असम इज़ फेमस फॉर विच अमंग द फॉलोइंग। असम में बराक घाटी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो असम में जो बराक घाटी है वे चाय की खेती, टी कल्टीवेशन के लिए, चाय की खेती के लिए जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। असम जो है वो भारत का सबसे मुख्य उत्पादक राज्य है चाय का। कॉफ़ी का जो है वो कर्नाटक है, ये भी आपने नोट कर लेना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया द नेपियर म्यूजियम इज़ लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ केरला। तो नेपियर संग्रहालय जो है वो केरल के किस शहर में स्थित है? तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेपियर संग्रहालय जो है वो केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो आपका नागालैंड स्टेट में जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। काम्बला स्पोर्ट इज़ हेल्ड इन विच स्टेट। तो काम्बला स्पोर्ट किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो काम्बला स्पोर्ट जो है वो आपका कर्नाटक स्टेट में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने इंडियन जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हमने इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो मैंने आपको आगामी एचपीयू बीएड और एसपीयू बीएड एंट्रांस में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। डिटेल में हमने इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया, ताकि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन डिराइव होता है तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन जो है सभी कमीशन और कमेटियाँ परचेज़ करना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे 9816270168 नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। और मात्र आपने जो है वो 50 रुपये जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इसी नंबर पे सेंड कर देना है। इसी नंबर पे आपने सेंड कर देना है पेमेंट का स्क्रीनशॉट। आपको 2 प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जिसमें एक पहली पीडीएफ में आपको सभी कमीशन और कमेटियाँ विद ईयर आपको देखने को मिलेंगी कि कौन सी कमेटी कब आई थी आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद आज तक जितनी भी कमीशन और कमेटियाँ हैं। उसके बाद दूसरी पीडीएफ में आपको जो इम्पोर्टेंट कमीशन और कमेटियाँ हैं वो जो कि प्रीवियस ईयर में पूछी गई थी, वो आपको डिटेल में हिंदी लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगी। तो बस आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। मात्र 50 रुपये जो है वो आपने पेड करने हैं और पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है वो आपने इस नंबर पे सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।